हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेलोनोग्लॉसस, जिसे टंग वॉर्म या एकॉर्न वॉर्म कहते हैं, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। आपको अगर बेलोनोग्लॉसस के बारे में आपने पढ़ा हो तो बेलोनोग्लॉसस की बॉडी जो है ये 3 पार्ट में बटी होती है। प्रोबोसिस एंटीरियर साइड में जो होता है, देन कॉलरेट रीजन, कॉलर रीजन एंड ट्रंक वाला पार्ट जो होता है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं, तो हमें इसके माउथ का पोजीशन पता होना चाहिए। हियर इज द माउथ, ये माउथ नेमिंग दिखाई दे रही है, कहाँ जा रही है, यहाँ इंडिकेट किया गया है, ये माउथ की ओपनिंग है। और इस बाइलोनोग्लॉसस का डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है क्योंकि इसके डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्टार्ट होता है माउथ ओपनिंग से और एंड होता है एनस पे। हालांकि इस फिगर में आपको कुछ गिने चुने नेमिंग से दिख जाएंगे, जैसे माउथ ओपनिंग है, देन कॉलरेट दिखाया है, प्री ओरल सिलियरी ऑर्गन दिखाया गया है। जो माउथ ओपनिंग है ये एंटर करती है फिर बक्कल कैविटी में। हियर इज द बक्कल कैविटी, आप देख सकते हैं नेमिंग इसकी। देन बक्कल कैविटी से होते हुए आप फेरेंजियल रीजन में जो है फूड एंटर करता है। तो फेरेंजियल रीजन जो है इसका 2 पार्ट में आप देख सकते हैं बटा हुआ है। हियर इज द ब्रैंकियल पोर्शन ऑफ फेरिंग्स एंड डाइजेस्टिव पोर्शन ऑफ फेरिंग्स हियर। और ये बटा कैसे होता है, तो इसमें ये जो पैरा ब्रैंकियल रिजेस या लेटरल फोल्ड्स जिन्हें कहा जाता है, इनकी वजह से ही इनका बेलोनोग्लॉसस में जो फेरिंग्स वाला पार्ट होता है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ होता है। ठीक है, डॉर्सल पार्ट जिसे कहते हैं ब्रैंकियल पोर्शन ऑफ फेरिंग्स और वेंट्रल पार्ट जिसे कहते हैं डाइजेस्टिव पोर्शन ऑफ फेरिंग्स। ये कुछ नेमिंग्स हैं। आप फिर हम स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल से। आपको बता दें कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बेलोनोग्लॉसस का वो हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें माउथ से फूड बक्कल कैविटी में, देन फेरिंग्स, ईसोफेगस, इंटेस्टाइन एंड एनस पे जाके एंड होगा। देन हम पढ़ेंगे फूड, फीडिंग एंड डाइजेशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल से। एलिमेंट्री कैनाल, इसे एक्रोनिम लिखा गया है यहाँ पे एसी। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है आपको बताया गया कि डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट पाया जाता है, इसलिए एलिमेंट्री कैनाल में लिखा गया कि एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ टू एनस। कैसा होता है एलिमेंट्री कैनाल, तो स्ट्रेट ट्यूब के जैसा होता है। और ये जो स्ट्रेट ट्यूब होती है एलिमेंट्री कैनाल की, ये पूरी लेंथ में, बेलोनोग्लॉसस की बॉडी के पूरी लेंथ में डॉर्सल साइड से और वेंट्रल साइड से दोनों तरफ से मिजेंट्रीज के द्वारा सपोर्टेड होती है। डॉर्सल और वेंट्रल अगर आपको नहीं पता तो बता दें। डॉर्सल साइड जो इसका पीठ वाला हिस्सा होता है और वेंट्रल साइड जो एब्डोमेन की तरफ या पेट की तरफ कहें जो हिस्सा पाया जाता है नीचे की तरफ। तो एलिमेंट्री कैनाल डॉर्सल और वेंट्रल दोनों साइड से मिजेंट्रीज के द्वारा क्या होती है, सपोर्टेड होती हैं। अगर हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल के वॉल की, तो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल जो होती है वो सीलियरी इपिथीलियम से बनी होती है। इपिथीलियम जो सीलिया युक्त होती है, सीलिएटेड इपिथीलियम एक्चुअली यहाँ पे होगा। ओके, और ये इसकी वॉल सीलिएटेड इपिथीलियम की बनी हुई होती है और बाहर की ओर से कवर्ड होती है ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन से, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको फिगर में देखने को मिल जाएगा। ओके, आपको बता दें जैसा कि आप पहले भी बताया जा चुका है कि एलिमेंट्री कैनाल जो है माउथ से स्टार्ट हो रहा है और एनस पे एंड होता है। तो माउथ से फूड जाता है इसका बक्कल कैविटीज होते हुए फेरिंग्स, देन ईसोफेगस, इंटेस्टाइन एंड एनस में जाके एनस से एक्सटीरियर साइड में, बॉडी से आउटसाइड फूड निकल जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड। ओके, तो स्टार्ट होता है फूड डाइजेशन कहाँ से, माउथ से। तो माउथ की और हम अगर देखें तो माउथ कैसा होता है इनका, तो वॉइड सर्कुलर होता है, वेंट्रल ओपनिंग होती है, शरीर के निचले हिस्से से ओपनिंग होती है, अभी आपने फिगर में भी देखा। और ओपनिंग जो होती है ये एक ग्रोव, एक खांच, एक गड्ढे जैसी संरचना होती है, वहाँ से ओपनिंग होती है। और ओपनिंग प्रोबोसिस स्टॉक और कॉलरेट के बीच में जो है माउथ की ओपनिंग स्टार्ट होती है, जैसा कि आपने फिगर में देखा। अगर हम बात करें माउथ की, तो इसके पास 2 सेट्स में मसल फाइबर्स होते हैं, 2 सेट्स में मसल फाइबर्स होते हैं। एक का नाम है रेडियल फाइबर, दूसरे का नाम है कॉन्सेंट्रिक फाइबर। रेडियल फाइबर माउथ को ओपन करने के लिए हेल्प करता है और कॉन्सेंट्रिक फाइबर माउथ को क्लोज करने के लिए। ओके, अगर माउथ की बात करें तो माउथ जो है लेड करता है बक्कल कैविटी में। माउथ कहाँ लेड करता है, पीछे की ओर। माउथ से फूड कहाँ जाता है, बक्कल कैविटी में। ओके, बेलोनोग्लॉसस के माउथ को लेकर एक अवधारणा पहले चलती थी कि बेलोनोग्लॉसस के का जो मुंह होता है वो माउथ हमेशा ओपन रहता है। हालांकि 1952 में नाइट जॉन्स ने ये सिद्ध किया कि बेलोनोग्लॉसस का जो माउथ होता है वो परमानेंटली ना ही ओपन होता है ना ही क्लोज्ड होता है। ये इन रेडियल फाइबर्स और कॉन्सेंट्रिक फाइबर्स की मदद से ये ओपन और क्लोज हो सकते हैं। ओके, देन हम बात करेंगे बक्कल कैविटी के बारे में। बक्कल कैविटी जो है आपने फिगर में जैसा कि देखा होगा, बक्कल कैविटी एक सॉल्ट पार्ट है, ऑक्यूपाई करता है कॉलर रीजन को, कॉलर रीजन में पाया जाता है। और इट्स इपिथेलियल वॉल कंटेन ग्लैंडुलर ग्लोबुलेट सेल्स। बक्कल कैविटी कैसा है, छोटा है, कॉलर रीजन में प्रेजेंटेड है और इसकी इपिथेलियल वॉल, इपिथेलियम की बनी हुई जो वॉल होती है उसमें ग्लैंडुलर गॉबलेट सेल्स होती हैं। ओके, ये एंटीरियर साइड में अगर हम बात करें बक्कल कैविटी के, तो बक्कल कैविटी जो एंटीरियर साइड में डॉर्सल वॉल होती है इसकी, बक्कल कैविटी के डॉर्सल वॉल एंटीरियर साइड में फॉर्म करती है एक छोटा सा सॉल्ट स्टिफ एंड हॉलो बक्कल डायवर्टिकुलम। एक बक्कल डायवर्टिकुलम एक स्ट्रक्चर है वो फॉर्म करती है। ये बक्कल डायवर्टिकुलम जो है प्रोबोसिस के सिलोम में अंदर की ओर प्रोजेक्टेड किया होता है, अंदर की ओर क्या होता है, धंसा हुआ होता है। ओके, और पोस्टीरियरली बक्कल डायवर्टिकुलम का जो एरिया होता है, पोस्टीरियरली पीछे की ओर शरीर से बक्कल कैविटी के पीछे की ओर जो है ये हिस्सा एक्सटेंड किया होता है कॉलर ट्रंक की तरफ। कॉलर ट्रंक जो सेप्टम है, कॉलर और ट्रंक के बीच जो सेप्टम है वहाँ तक एक्सटेंड किया होता है, बिहाइंड विच। और उसके बाद जो है बक्कल कैविटी कंटिन्यूज होता है फेरिंग्स में। ओके, क्या हुआ यहाँ पे कि बक्कल कैविटी में डॉर्सल वॉल जो है, ठीक है, उस डॉर्सल वॉल एंटीरियर साइड में एक छोटा सा
हॉलो जो कि खोखला एक स्ट्रक्चर बनाती है, इसे बक्कल डायवर्टिकुलम कहते हैं। ये प्रोबोसिस का जो सीलोम वाला पार्ट है, जो गुहा वाला हिस्सा है, उसमें प्रोजेक्ट किया होता है अंदर की ओर। बक्कल डायवर्टिकुलम क्या होता है, प्रोजेक्टेड होता है। लेकिन यही बक्कल डायवर्टिकुलम का हिस्सा पोस्टीरियर साइड में पीछे की ओर कॉलर ट्रंक सेप्टम जहाँ पे होता है, कॉलर और ट्रंक का सेप्टम जहाँ पे होता है, ठीक है, वहाँ तक एक्सटेंड की होती है और उसके बाद बक्कल कैविटी जो है फेरिंग्स में लीड करती है। ओके, जैसे कि हम यहाँ एक स्ट्रक्चर नॉर्मल सा समझने के लिए बनाया गया है यहाँ पे कि अगर मान लीजिए ये बक्कल डायवर्टिकुलम है, ये स्ट्रक्चर जो एंटीरियर साइड में इसका डोर्सल पार्ट क्या कर रहा है, प्रोबोसिस सिलोम में जा रहा है। ओके, यही पोस्टीरियर साइड में अगर देखेंगे तो ये बक्कल डायवर्टिकुलम क्या करता है, बक्कल कैविटी से एक्सटेंड करता है अप टू कॉलर ट्रंक सेप्टम तक। ओके, फिर हम बात करेंगे फेरिंग्स की। फेरिंग्स जिसमें फूड आफ्टर बक्कल कैविटी पहुँचता है, फ्रॉम बक्कल कैविटी। तो फेरिंग्स जो है ये ब्रैंकियल रीजन में प्रेजेंटेड है। ओके, फेरिंग्स कहाँ प्रेजेंटेड है, ब्रैंकियल रीजन में, ट्रंक के ब्रैंकियल रीजन में प्रेजेंटेड है। और एक्सटर्नली अगर हम बात करें तो फेरिंग्स की वॉल ये कुछ लॉन्गिट्यूडनल कॉन्स्ट्रक्शंस रखती हैं, लंबे लंबे संकुचन होते हैं इसमें, जो प्रोजेक्टेड होते हैं ल्यूमेन में एज रीजेज। एक उभार की तरह कुछ लॉन्गिट्यूडनल कॉन्स्ट्रक्शंस होते हैं, लंबे लंबे संकुचन होते हैं। इन संकुचन को रीजेस को जो रीजेस फॉर्म करते हैं, और इन रीजेस को क्या कहा जाता है, रीजेस मीन्स उभार होते हैं। ओके, एक उभार बनता है, इन्हें पैराब्रैंकियल रीजेस कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, पैराब्रैंकियल रीजेस। ओके, और ये पैराब्रैंकियल रीजेस जो होते हैं ये टॉल कॉलमनर सेल्स से बने होते हैं, कॉलम लाइक सेल्स होते हैं और टॉल होते हैं। ओके, देन फेरिंग्स की हम बात करें तो फेरिंजियल रीजेस जो प्रेजेंटेड है फेरिंग्स में, ये फेरिंग्स को इनकम्प्लीटली डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट में। जो फेरिंग्स का जो डॉर्सल वाला पार्ट है, पैराब्रैंकियल जो रीजेस हैं, ये फेरिंग्स को दो पार्ट में बांटते हैं। डॉर्सल पार्ट जो कहलाता है डॉर्सल ब्रैंकियल या डॉर्सल रिस्पिरेटरी पोर्शन, और एक वेंट्रल पार्ट जो होता है उसे वेंट्रल डाइजेस्टिव पोर्शन कहते हैं। ओके, जो डॉर्सल ब्रैंकियल या डॉर्सल रिस्पिरेटरी पोर्शन है, ये नाम से पता चल रहा है ब्रैंकियल, मतलब ये रिस्पिरेशन में हेल्प करेगा। ओके, तो ये परफोरेटेड होता है डॉर्सो लेटरली, डॉर्सल और लेटरल साइड में क्या होता है, अगल बगल ये परफोरेटेड होता है, इसमें छिद्र होते हैं। और इसमें 2 रोज पाए जाते हैं यू शेप्ड गिल स्लिट्स के। यू शेप का के कई जो गिल स्लिट्स होते हैं उनकी 2 श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, 2 रोज होते हैं। और ये हिस्सा जो है डॉर्सल ब्रैंकियल पोर्शन जो है ये किससे रिलेटेड है, तो रिस्पिरेशन में श्वसन से संबंधित है बैलेनोग्लोसस में। ओके, अगर वही हम बात करें कि जो ब्रैंकियल रीजेस डिवाइड कर रहा है जो दूसरे हिस्से को, मतलब 2 हिस्से बना रहा है, फेरिंग्स को डिवाइड कर रहा है तो 2 हिस्से बन रहा है। डॉर्सल पार्ट क्या बन रहा है, डॉर्सल ब्रैंकियल या डॉर्सल रिस्पिरेटरी। वेंट्रल पार्ट जो बन रहा है उसे वेंट्रल डाइजेस्टिव पोर्शन कहते हैं, यहाँ डाइजेशन का काम होता है। ओके, अब फूड फेरिंग्स से वेंट्रल डाइजेस्टिव पोर्शन की ओर मूव करता है फेरिंग्स वाले पार्ट में। तो वेंट्रल डाइजेस्टिव पोर्शन लाइंड विद सिलिएटेड एपिथेलियम विद ग्लैंड सेल्स हेल्प इन फूड कंसंट्रेशन। ओके, जो वेंट्रल डाइजेस्टिव पोर्शन है ये लाइंड होती है सिलिएटेड एपिथेलियम से, इसमें सिलिएटेड एपिथेलियम्स होती हैं जिनके अंदर ग्लैंड सेल्स प्रेजेंटेड हो। ओके, और ये पार्ट हेल्प करता है फूड कंसंट्रेशन में। फूड को यहाँ पे क्या किया जाता है, कंसंट्रेट किया जाता है। फेरिंग्स लीड इनटू सॉल्ट ईसोफेगस। फेरिंग्स लीड कहाँ करता है, ईसोफेगस में, और ईसोफेगस जो है वो एक सॉल्ट स्ट्रक्चर होता है। ओके, ईसोफेगस की बात करें तो डॉर्सल एंड वेंट्रल डिवीजन जो फेरिंग्स का होता है, आपको बताया गया कि जो पैराब्रैंकियल रीजेस जो थी वो फेरिंग्स को 2 पार्ट में बांट रही थी, डॉर्सल जो था रिस्पिरेटरी पोर्शन एंड वेंट्रल डाइजेस्टिव पोर्शन। तो वही हिस्सा ईसोफेगस में भी डॉर्सल एंड वेंट्रल डिवीजन ऑफ फेरिंग्स कंटिन्यू फॉर सम डिस्टेंस इनटू ईसोफेगस। ईसोफेगस में भी वो दोनों हिस्से डॉर्सल और वेंट्रल वाले पार्ट ईसोफेगस में भी कुछ दूर तक आगे की ओर कंटिन्यू रहते हैं, लेकिन यहाँ इनका नाम चेंज हो जाता है। हियर द डॉर्सल पार्ट इज कॉल्ड पोस्ट ब्रैंकियल कैनाल। यहाँ डॉर्सल वाला जो पार्ट है उसे पोस्ट ब्रैंकियल कैनाल बोला गया है। जो वहाँ फेरिंग्स में जो डॉर्सल रिस्पिरेटरी पोर्शन था वो ईसोफेगस में पोस्ट ब्रैंकियल कैनाल कहलाता है। ओके, ये पोस्ट ब्रैंकियल कैनाल जो है इस पे कई सारे थिक मोटे फोल्डेड एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम्स होते हैं। ओके, जो पोस्टीरियर पार्ट होता है ईसोफेगस का, उसका जो डायमीटर होता है वो बहुत कम होने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ईसोफेगस का जो पोस्टीरियर हिस्सा होता है पीछे की ओर जब ये मूव करेगा इंटेस्टाइन की ओर, तो ईसोफेगस कैसा होता जाता है, इसका डायमीटर कम होता जाता है और डीपली फर्रोड एपिथेलियम इसके पास फिर बचते हैं। डीपली फर्रोड मीन्स क्या होते हैं कि इनमें जो फर्रो होता है, जो खांच वाला स्ट्रक्चर होता है, वो बहुत डीप गहरे गहरे बनने लगते हैं। ओके, तो ईसोफेगस अब आगे की ओर लीड करता है इंटेस्टाइन में। तो हम बात करेंगे इंटेस्टाइन की। इंटेस्टाइन क्या है कि इंटेस्टाइन एक सिंपल स्ट्रेट ट्यूब होता है, इसमें एक जोड़े में डॉर्सोलेटरल ग्रोव्स पाई जाती हैं। ओके, डॉर्सोलेटरल ग्रोव्स होती हैं जिनमें लाइनिंग होती है टॉल एपिथेलियल सेल्स की। ओके, जिनमें लॉन्ग सीलियाज प्रेजेंटेड होती हैं। इंटेस्टाइन क्या है, एक सिंपल स्ट्रेट ट्यूब है जिसमें पेयर ऑफ डॉर्सोलेटरल ग्रोव्स हैं। जोड़े में डॉर्सल और लेटरल साइड में क्या है, ग्रोव्स है, खांच जैसे स्ट्रक्चर हैं, गड्ढे जैसे स्ट्रक्चर हैं, और ये ग्रोव्स लाइंड होते हैं, इन पे लगी होती हैं एक टॉल एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग लगी होती है, और ये सेल्स जो हैं इनमें लॉन्ग सीलिया भी प्रेजेंटेड होते हैं। इंटेस्टाइन की ही बात करें तो इंटेस्टाइन जैसा कि आपको पता है कि बैलेनोग्लोसस की जो बॉडी थी वो 3 पार्ट में बॉडी थी ना। लास्ट पार्ट क्या था, ट्रंक,
एंड स्टार्टिंग में प्रोबोसिस एंड कॉलर थे। तो जो इंटेस्टाइन होता है ना, और ट्रंक वाला पार्ट भी जो है ना हिपैटिक और पोस्ट हिपैटिक रीजन में डिवाइडेड होता है। ओके, तो यहाँ इंटेस्टाइन जो है ये ऑक्यूपाई करता है हिपैटिक एंड पोस्ट हिपैटिक रीजन ऑफ ट्रंक। ओके, हिपैटिक रीजन की बात करें तो द हिपैटिक रीजन ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में का जो हिपैटिक रीजन होता है, सॉरी अगर हम ये कहें कि हिपैटिक रीजन में प्रेजेंटेड इंटेस्टाइन का पार्ट होता है हाईली वैस्कुलर होता है, और इसकी इपिथेलियल सेल्स डार्क ग्रीन एंड डार्क ब्राउन कलर में आपको देखने को मिलेंगी। वहीं अगर हम बात करें इस हिपैटिक रीजन के डॉर्सल वॉल की, तो ये कई सारे न्यूमेरस सैक्यूलेशंस बनाते हैं जिन्हें हिपैटिक सीका कहा जाता है, जो इनकी बॉडी के आउटर साइड में भी आपको फिगर में देखने को मिल जाएगा, एक्सटर्नल फिगर में। ओके, तो ये हिपैटिक रीजन में ही हिपैटिक सिका आपको देखने को मिल जाएगा। देन पोस्ट हिपैटिक रीजन की बात करें तो पोस्ट हिपैटिक रीजन जो है इंटेस्टाइन का, वो कनेक्टेड होता है वेंट्रल बॉडी वॉल से। जो बैलेनोक्लासेस का वेंट्रल बॉडी वॉल है, जो शरीर के का जो वेंट्रल बॉडी का जो वॉल है उससे क्या होता है, कनेक्टेड होता है। एक स्ट्रक्चर है पाइगोकॉर्ड, इसकी मदद से। अब आपको बता दें, अगर पाइगोकॉर्ड के बारे में आपको नहीं पता तो पाइगोकॉर्ड एक क्या होता है कि पोस्ट हिपैटिक रीजन में जो ट्रंक का पोस्ट हिपैटिक रीजन होता है वहाँ मिड वेंट्रली बिटवीन इंटेस्टाइन एंड बॉडी वॉल एक रॉड लाइक थिकनिंग डेवलप हो जाती है। इसे ही पाइगोकॉर्ड कहा जाता है। ये एक वैक्यूलेटेड सेल्स होती हैं, तो ठीक है, और सपोर्टेड होती हैं। ये पाइगोकॉर्ड होते हैं, ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं एक तरीके से पोस्ट हिपैटिक रीजन को, जो बॉडी होती है उसके पोस्ट हिपैटिक रीजन को। लेकिन इनका फंक्शन जो है अभी तक एग्जैक्टली क्या फंक्शन है पाइगोकॉर्ड का वो ज्ञात नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें इंटेस्टाइन की, तो इंटेस्टाइन फर्दर लीड करता है इनटू एनस, और एनस से फूड क्या होता है, एक्सटीरियर साइड में चला जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड। अब हम बात करेंगे एनस की। एनस, तो फूड इंटेस्टाइन से कहाँ आएगा, एनस में। पोस्टीरियरली, पीछे की ओर, द इंटेस्टाइन ओपन्स टू एक्सटीरियर बाय अ टर्मिनल सर्कुलर अपर्चर द एनस। पोस्टीरियर साइड में इंटेस्टाइन ओपन होता है एक टर्मिनल सर्कुलर अपर्चर में। अपर्चर कैसा है, सर्कुलर, जिसे एनस कहा जाता है। और ये एनस प्रेजेंटेड कहाँ है, तो एट द टिप ऑफ द ट्रंक के टिप वाले पार्ट पे। ओके, सबसे टिप वाले पार्ट पे ट्रंक के। एनस इज ऑफन सराउंडेड बाय ए स्पिंक्चर मसल। एनस पे एक स्पिंक्चर मसल का कह सकते हैं, एक गार्ड मसल भी कह सकते हैं इसे, गार्ड मसल लगा होता है, जो फूड को क्या होता है, मतलब कि जब जरूरत हो तभी ये एनस ओपन होता है इन विद द हेल्प ऑफ स्पिंक्चर मसल्स। ओके, देन अगर हम बात करें फूड फीडिंग एंड डाइजेशन की, ये लास्ट पार्ट हमारा हो जाएगा, फूड फीडिंग एंड डाइजेशन। ओके, तो फूड की बात करें अगर, जैसा कि आपको बताया गया था, डाइजेस्टिव सिस्टम हम यहाँ दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। पहला पार्ट था हमारा एलिमेंट्री कैनाल, जो हमने पढ़ लिया। अब बात करेंगे हम फूड फीडिंग एंड डाइजेशन के बारे में, बैलेनोक्लासेस में कैसे होता है। तो फूड की अगर बात करें तो बैलेनोक्लासेस एक सीलियरी फीडर होता है, मीन्स इसकी बॉडी की जो सीलियाज होती हैं, ठीक है, वो हेल्प करती हैं फीडिंग करने में। इट्स फूड आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। अगर हम बात करें फूड की, तो इसमें माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, सूक्ष्म जीव एंड ऑर्गेनिक पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वाटर एंड द बॉटम सैंड इन विच इट मेक्स इट्स बर्रोज। अगर आपको पता होगा तो बैलेनोक्लासेस एक यू शेप्ड बर्रो बनाता है और उसी में अपना जीवन बिताता है, ठीक है। और सैंड, तो इसी वजह से चूंकि ये सीलियरी फीडर भी है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसके फूड में आते हैं। ओके, एंड ऑर्गेनिक पार्टिकल्स भी ये क्या करता है, ईट कर जाता है, जो प्रेजेंट होते हैं वाटर में एंड बॉटम सैंड में, जहाँ पे ये अपना बर्रो बना के रह रहा होता है। मतलब फूड के साथ साथ कुछ ऑर्गेनिक पार्टिकल्स, या कहें कि बॉटम की जो सैंड होती है वो भी ये क्या कर जाते हैं, ईट कर जाते हैं। ओके, तो ये हो गए फूड ऑफ बैलेनोक्लासेस। देन हम फीडिंग की अगर बात करें तो फीडिंग में क्या है कि भोजन कैसे करता है ये, किस प्रकार से, वो प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है। तो द लेटरल सीलियरी लाइनिंग इन गिल स्लिट्स सेट अप अ वाटर करंट विच एंटर्स थ्रू माउथ, then into buccal cavity, then pharynx, then gill slits and branchial sacs, and finally leaves through the gill pores। तो फीडिंग का प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है। इनकी बॉडी पे जो लेटरल सीलियरी लाइनिंग्स होती हैं, इनकी बॉडी पे क्या होती हैं, सीलियाज होती हैं, आपको पता है। लेकिन इनके गिल स्लिट्स के आसपास भी क्या होती हैं, लेटरल सीलियरी लाइनिंग्स होती हैं, जो एक करंट ऑफ वाटर को सेटअप करती हैं, करंट, एक वाटर करंट क्रिएट करती हैं। और जिस करंट, वाटर करंट की मदद से जो वाटर होता है विद फूड, वो एंटर करने लगता है माउथ के थ्रू, और माउथ से वो फूड जाता है विद वाटर बक्कल कैविटी में, देन फेरिंग्स में, देन गिल स्लिट्स एंड देन ब्रैंकियल सैक्स में जाते हैं, और ब्रैंकियल सैक्स से होते हुए फाइनली लीव करते हैं थ्रू द गिल पोर्स। ये वाटर का मूवमेंट है जो गिल पोर से बाहर की ओर निकल आता है। इस तरीके से ये क्या हो जाता है इनका, दिस इज द रिस्पिरेटरी कम फूड करंट। ये जो वाटर करंट यहाँ पे क्रिएट सीलियरी लाइनिंग ने किया गिल स्लिट्स के, ये क्या होता है, रिस्पिरेटरी कम फूड करंट, मतलब रिस्पिरेशन के लिए ये करंट काम करता ही है, साथ ही साथ फूड को भी क्या कंडक्ट कराता है इनकी बॉडी में। ओके, क्या है कि सम फूड पार्टिकल्स डायरेक्टली एंटर द माउथ विद दिस करंट। कुछ ऐसे फूड पार्टिकल्स होते हैं जो इस वाटर करंट से डायरेक्टली इनके माउथ में चले जाते हैं, जबकि कुछ फूड पार्टिकल्स होते हैं वो इनके प्रोबोसिस वाला हिस्सा जो होता है उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं, क्योंकि इनके प्रोबोसिस पे क्या होता है, वहाँ म्यूकस की एक लेयर जमी होती है, ठीक है, उसमें जाके ये फूड पार्टिकल्स क्या कर जाते हैं, इंटेंगल कर जाते हैं, वहाँ फंस जाते हैं। और इस तरीके से म्यूकस चूंकि इनके पूरे प्रोबोसिस पे क्या होता है कि कवर किया होता है, देन विद द हेल्प ऑफ सीलिया
जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, सीलिया उनको डायरेक्ट करती है उन फूड पार्टिकल्स को टुवर्ड्स द प्री ओरल सिलियरी ऑर्गन, जो कि आपने फिगर में देखा ये पार्ट कहाँ पे पाया जाता है। प्री ओरल सिलियरी ऑर्गन जो है ये माउथ से जस्ट पहले प्रेजेंटेड होता है, और ये प्री ओरल सिलियरी ऑर्गन की तरफ फूड पार्टिकल्स को सीलियाज डायरेक्ट करती हैं। और सिलियरी ऑर्गन ये प्रेजेंटेड कहाँ है, प्री ओरल सिलियरी ऑर्गन, तो एट द बेस ऑफ प्रोबोसिस, प्रोबोसिस के बेस पे पाया जाता है, देन एंटर करता है फूड इनटू माउथ। ओके, अगर हम बात करें प्री ओरल सिलियरी ऑर्गन के बारे में, तो ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर है एट द बेस ऑफ प्रोबोसिस स्टॉक, पहले भी बताया गया। और इसका काम क्या होता है, वर्क प्री ओरल सिलियरी ऑर्गन का टेस्ट करना होता है द क्वालिटी ऑफ फूड एंड वाटर, माने भोजन और पानी के क्वालिटी का टेस्ट किया जाता है प्री ओरल सिलियरी ऑर्गन के द्वारा, और जो वाटर करंट के द्वारा माउथ में एंटर कर रहा होता है। ओके, और प्री ओरल सिलियरी ऑर्गन ना ही सिर्फ क्वालिटी टेस्ट करता है, बल्कि प्रिवेंट भी करता है अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस को बाय द वेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉलरेट बाय कवरिंग द माउथ। और ये प्रिवेंट कैसे करता है, तो जो वेंट्रल पार्ट होता है कॉलरेट का, वो हेल्प करता है माउथ को कवर कर देने में, जब अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस माउथ के अंदर एंटर कर रहे होते हैं। ओके, ये प्रोसेस हो गया फीडिंग का। फिर हम बात करेंगे डाइजेशन, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है। अब डाइजेशन कैसे होता है, तो एग्जैक्ट प्रोसेस आपको बताया गया डाइजेशन का बैलेनोग्लॉसस में अननोन है, अभी तक ज्ञात नहीं है किस तरीके से एग्जैक्टली डाइजेशन होता है, बट डाइजेशन होता तो है। ओके, देन बैकवर्ड, अब हम बात करें कि फूड कैसे मूव कर रहा है। बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू एलिमेंट्री कैनाल इज मेंटेन्ड बाय द सीलियरी लाइनिंग इट्स वॉल। ये तो शुरू से ही हमने पढ़ा कि जो मूवमेंट हो रहा है फूड का, वो मैक्सिमम किसके थ्रू हो रहा है, वो सीलियरी लाइनिंग्स की वजह से हो रहा है, जो एलिमेंट्री कैनाल को लाइन की होती है। ओके, इन दी फेरिंग्स में क्या हो रहा है कि फूड मूव करते हैं थ्रू दी वेंट्रल डाइजेस्टिव पोर्सन। फेरिंग्स आपको याद होगा कि फेरिंग्स को दो पार्ट में बांट दिया गया था। ओके, डॉर्सल वाला पार्ट क्या बना था, वो रेस्पिरेशन पोर्शन बन गया था, और वेंट्रल पार्ट डाइजेस्टिव पोर्शन बन गया था। ओके, तो इन फेरिंग्स वही बात यहाँ पे क्या रिपीट किया गया है कि इन दी फेरिंग्स फूड मूव करते हैं थ्रू दी वेंट्रल डाइजेस्टिव पोर्शन। डाइजेशन इज ब्रॉट अबाउट बाई एंजाइम्स, डाइजेशन एंजाइम्स की मदद से होता है। सिक्रेटेड होते हैं ये एंजाइम्स बाई ग्लैंड सेल्स ऑफ द फेरिंग्स। ये एंजाइम्स कैसे सिक्रेट होते हैं, तो ग्लैंड सेल्स सिक्रेट करते हैं इन एंजाइम्स को। और किस जगह की ग्लैंड सेल्स, तो ग्लैंड सेल्स ऑफ फेरिंग्स, ईसोफेगस एंड हिपैटिक रीजन ऑफ द इंटेस्टाइन। ओके, ये एंजाइम्स आपको ग्लैंड सेल्स जो होते हैं उनसे सिक्रेटेड किए जाते हैं यहाँ पे डाइजेशन के लिए, जो फेरिंग्स की ग्लैंड सेल्स, ईसोफेगस और हिपैटिक रीजन में ऑफ इंटेस्टाइन प्रेजेंटेड होते हैं। ओके, देन अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेज, अब कुछ अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस भी तो बचेंगे। अलॉन्ग विथ सैंड एंड सिल्ट पास आउट थ्रू द एनस एज कास्टिंग। जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, कौन से फूड, अनडाइजेस्टेड फूड जो होते हैं वो बॉडी से बाहर की ओर निकल आते हैं। ओके, एज बॉडी से बाहर की ओर निकल आते हैं थ्रू एनस एज कास्टिंग, जो मल पदार्थ के तौर पे बॉडी से बाहर की ओर निकल आते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट हुआ है हमारे यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमने बैलेनोग्लॉसस में देखा।